वंदे मातरम मित्रों। आज की प्रमुख खबरों में से जो पहली खबर है वो है इटली से। इटली में इस वक्त ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। तो यहाँ की जो निचला सदन है, नहीं लोअर सदन है, लोअर हाउस है, वहाँ की एक नेता है फोबियो रामपेली, और इन्होंने एक विधेयक प्रस्तावित किया है। और ये विधेयक है कि इतालवी भाषा को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, यानी अंग्रेजी को प्रेफरेंस ना दिया जाए। और इसके पीछे इन्होंने ये तर्क दिया है कि चूँकि ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं रहा, तो ऐसे में हमें अंग्रेजी को बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार का इन्होंने काम किया है। और इनका कहना है कि जो ये बहुत अपमानजनक है कि लोग इतालवी भाषा को छोड़कर उसके बजाय अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं। तो ये बेहद अपमानजनक वाला हिस्सा है। तो ये इटली से खबर है। और वहाँ की प्रधानमंत्री हैं जो जॉर्जिया मेलोनी, जो कि अभी रायसीना डायलॉग्स के लिए भारत में आई भी थी, उन्होंने भी इसका खुल के समर्थन किया है। तो ये पहली खबर इटली से थी जो उनकी भाषा को लेती। दूसरी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। ऑल इंडिया जो सर्विसेज रूल्स के कंडक्ट हैं उनके 64 नियम के तहत। अब इसके तहत पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो भारत में करप्शन की मेन वजह है वो कैसे होती है। करप्शन की एक बड़ी मेन वजह ये भी है कि जो हमारे सरकारें आती हैं वो तो आमतौर पर 5 साल के लिए ही आती हैं, लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है, जो उसकी मेंटेलिटी है, उसमें वहाँ उनको पहले ही सिखा दिया जाता है कि तुमको तो कम से कम 25-30 साल तक सत्ता में रहना, यानी पार्टी कोई भी आए या जाए आप तो रहोगे ही रहोगे, आप तो नौकर साहब हो। उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है। अब चूँकि इसी मिथक को थोड़ा थोड़ा तोड़ने की कोशिश की जा रही है सरकार के थ्रू, और ये बहुत अच्छी पहल भी है। जो लोग दिन भर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनका अडानी के नाम साथ जोड़ते हैं या किसी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन उनकी पहल से पता चलता है कुछ पार्टियां तो बड़ी कट्टर ईमानदार पार्टियां हैं। तो उनकी ये पहल के थ्रू एक और उन्होंने नया काम किया है। अभी हम समझ लेते हैं कि उन्होंने ये जो नया काम किया है वो किस प्रकार से किया है। दरअसल भारत सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया है उस सर्कुलर के अनुसार उनका कहना है कि जो भी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स हैं, तो जो उनकी 1 साल की जो उनकी पूरी सैलरी होती है, उस सैलरी में जो 6 महीने का उनका टोटल पेमेंट होता है, उनका वेतन, उस हिसाब से अगर वो कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसकी जानकारी उनको सरकार के साथ साझा करनी होगी। अब इसका मतलब क्या है कि वो साझा करने का मतलब क्या है? दरअसल सरकार के सामने एक बड़ा प्रश्न था कि एक आदमी जिसकी आय 20 से 25 हज़ार होती है, 30 हज़ार होती है, 40 हज़ार होती है, वो साल 2 साल के अंदर कैसे करोड़ों का बंगला खरीद लेता है, करोड़ों की गाड़ी खरीद लेती थी। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न था जिसका सवाल लगभग सरकार खोजने के मूड में है। और इसका उन्होंने अब इस प्रकार की बातें दिखाया है। चूँकि ये मामले व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि उनको बहुत धीरे धीरे लागू किया जा सकता है, क्योंकि सरकार भी अच्छी तरह से जानती है कि नौकरशाही अगर चाहे तो पूरा उलट पुलट कर सकती है, वो सरकारें गिरा भी सकती है, बल्कि अव्यवस्था भी उत्पन्न कर सकती है। तो इसलिए बहुत धीरे धीरे लेकिन बिल्कुल सही कदम उठाया है। तो ये जो उन्होंने उठाया है, दरअसल ऑल इंडिया जो सर्विसेज कंडक्ट रूल है 1968, उसके तहत उठाया गया है। और उनका कहना है पहले से ही सरकार ने इस पर कदम उठा रखे हैं। आधार से वोटर आईडी को जोड़ रखा है, पैन कार्ड को जोड़ रखा है, स्पेशली फैमिली कार्ड बनवा रखे हैं, हेल्थ कार्ड भी बनवा रखे हैं, ताकि एक व्यक्ति की टोटल कितनी आय है इसकी जानकारी रहे। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से अलग व्यवस्थाएं रहें। तो ये जो काम किया है, ये इससे पता चलेगा कि सरकार किस तरह से अपने काम को वो कर रही है। अच्छा, इसमें एक ये भी बात है कि जो हम नौकरशाही है, दरअसल अभी वो ब्रिटेन के जैसा बिहेव करती है। क्योंकि नौकरशाही को जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तो इंपीरियल सिविल सर्विस के तहत आई थी वो, यानी ब्रिटेन के तरीके से आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन गया तो महारानी का शासन आया। और उस वक्त जो अधिकारी होते थे वो पहले से ही उनको एक उनके लिए अलग से कोर्ट होती थी पर्सनल, और जहाँ पे उन पे मुकदमे सिर्फ अंग्रेज अधिकारी ही सुनते थे। तो वो मेंटेलिटी आज भी बनी हुई है, जबकि ब्रिटेन ने अपने यहाँ वो मेंटेलिटी ख़त्म कर दी है। ब्रिटेन ने अपने यहाँ वो मेंटेलिटी इस प्रकार से ख़त्म कर दी कि ब्रिटेन अपने अधिकारियों को उनकी शिफ्ट के हिसाब से ट्रीट करता है। इट मीन्स वहाँ 10 से 6, 6 से 2, 2 से 10 जो शिफ्ट हैं, तीनों शिफ्ट में जब अधिकारी अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं उसके बाद वो सरकारी सर्विसेज का लाभ उठाते हैं। अपने घर से उन्हें सिर्फ अपने बैग से ही आना होता है, यानी मेट्रो से या जिस तरह से भी वो आए। उनको 24 आवर्स अधिकारियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। ये मामला ब्रिटेन में तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन भारत में अभी इसकी पूरी तरह से वही चीज़ें लागू हैं।
अच्छा, भारत सरकार ने भी एक मिशन जारी किया था, मिशन कर्मयोगी, हम इस पे जान लेते हैं। दरअसल कुछ 150 के आसपास प्रमोशन हुए थे और उस प्रमोशन में जो आईएएस अधिकारियों के हुए थे वो 50 से 52 के लेके थे लगभग। यही जितेंद्र सिंह साहब जो मंत्री हैं उन्होंने ये आंकड़ा पेश किया है। बाकी के जो लोग आए हैं इसमें, वो सचिव तक की जो पोस्ट में प्रमोशन होके गए हैं, दरअसल वो मिशन कर्मयोगी के तहत आए हैं। अब ये मिशन कर्मयोगी क्या है? मिशन कर्मयोगी सरकार का ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत जो जिस मामले का एक्सपर्ट है उस विषय पे एक सरकार अपनी तरफ से परीक्षा लेती है और उस परीक्षा को पास करने के बाद वो ऊपर तक पहुंच जाता है, यानी वो सचिव तक बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आईएएस या आईपीएस ही ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, कोई भी जो उस व्यक्ति उस समझ का यानी उस तरीके से है, या सरकार का कोई एम्प्लॉय है, क्लर्क है, कोई और मुंशी है, तो वो ऊपर तक पहुंच सकता है। ये बेसिकली सरकार का है, क्योंकि सरकार को इफ़िशियंसी चाहिए, उनको परिणाम चाहिए, उनको अधिकारियों से मतलब नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। और दूसरा, ये कदम तो सरकार ने उठाया ही है जो नियम 64 के तहत उन्होंने किया है। दरअसल नियम जो 14(1) है वो ये भी कहता है कि कोई भी जो सेवा का सदस्य है, ये जो सर्कुलर जारी किया है उसमें ये भी बताया गया है कि कोई भी जो सेवा का सदस्य है वो स्टॉक मार्केट में शेयर नहीं खरीद सकता जब तक वो सरकारी सर्विसेज पे रहता है। तो ये भी एक खबर है। तो कुल मिला के सिर्फ ये बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार पे लोग ये कह रहे हैं कि वो अडानी के दोस्त हैं। ऐसा भी बहुत सारे कई कट्टर ईमानदार पार्टियां भी हैं जिनका कहना है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है। आपने उस पर भी देखा होगा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, वहाँ जाके सब धुल जाते हैं। लेकिन अल्टीमेट बात यह है कि पिछले कुछ समय से, हालांकि ये बात सही है कि आप किसी का पक्ष लेते हैं तो किसी के खिलाफ ही बोलते हैं, इसमें तो कोई विषय नहीं, लेकिन अपना ओपिनियन रखना हर आदमी का अपना एक फ़र्ज़ बनता है और उस हिसाब से कहते हैं। पहली बार दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसकी दुनिया सुनती भी है, और भारत में तो ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने पाकिस्तान की और कांग्रेस की ऐसी हालत कर रखी है कि अगर वो घर में झाड़ू लगाते हैं तो आंधी आ जाती है, और अगर नहीं लगाते हैं तो मेहमान आ जाते हैं। मतलब ऐसी विकट परिस्थिति पैदा कर दी है कि शायद वो हज़ारों सालों तक नहीं भूल पाएंगे। और जिस तरीके के वो साहसिक फैसले लेते हैं, वाकई ये एक बेहतर ढंग से बताता है। हालांकि दिन भर प्रधानमंत्री के खिलाफ या सरकार के खिलाफ गाली गलौज चलता रहता है मीडिया में, लेकिन इसके लिए किसी को कोई सज़ा नहीं दी जाती, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और ये सभी का हक है, इसमें कोई वो भी नहीं। लेकिन भारत सरकार ने जो ये आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का के लिए जो ये सर्कुलर जारी किया है सभी चीफ सेक्रेटरियों को, ये बहुत बेहतरीन काम किया है। बल्कि यहाँ से कुछ आगे तक भी ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद शायद 10 साल तक ये लोग भारत नहीं छोड़ सकते, ऐसा भी कुछ नियम आना चाहिए और ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर एक बार ब्यूरोक्रेसी साफ़ हो जाए अच्छी तरीके से, वहाँ पे स्वस्थ लोग ही अच्छे पदों पर, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यही आज की मेन खबरें थी। हम वंदे मातरम में सिर्फ उन खबरों की चर्चा करते हैं जो सरकार या आम जनमानस के लिए ही बहुत ज़रूरी होती हैं। ऐसा कोई कानून आता है या ऐसा कहीं विदेश में कुछ काम होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए कोई खबर नहीं है, ये हमारा अपना तरह का एनालिसिस है। धन्यवाद।